हेलो व्यूअर्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जी आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से डिफरेंट है। और सबसे पहले हम आइसोमरिज्म के फिनोमिना को समझते हैं कि ये है क्या। आइसोमरिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी कंपाउंड की स्ट्रक्चरल फार्मूला तो डिफरेंट होगा लेकिन उसका मोलेकुलर फार्मूला सेम होगा। ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोमरिज्म। और जो कंपाउंड ये प्रोसेस दिखा रहे होंगे, शो कर रहे होंगे, उसे हम कहते हैं आइसोमर ऑफ वन अनदर। तो आइसोमर जो है, जैसे कि मैं इसको एग्जांपल से भी शो करता हूं, ये देखिएगा CH3 CH2 CH2 और ये CH3। अगर इसमें आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं वो 4 है, स्ट्रेट चेन में है, तो इसे हम कहते हैं N ब्यूटेन, स्ट्रेट चेन की होने की वजह से। अब इस कंपाउंड मॉलिक्यूल का जो आइसोमर बनेगा वो ये होगा CH3 CH CH3 CH3। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है? स्ट्रक्चरल फार्मूले का डिफरेंस है। हालांकि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम रहेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का होगा C4H10। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। ये N-ब्यूटेन है, ये आइसोब्यूटेन होगा ब्रांच की लगने की वजह से, आइसोब्यूटेन। तो आइसोमरिज्म एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल फार्मूला एक दूसरे से डिफरेंट होगा लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, उसे हम कहते हैं आइसोमरिज्म। और जैसे जैसे किसी मॉलिक्यूल में कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसके आइसोमर्स की भी तादाद बढ़ती जाएगी। इस बात को याद रखना है कि मीथेन, ईथेन और प्रोपेन में आइसोमरिज्म नहीं पाया जाता, ये सिंगल स्ट्रक्चर रखते हैं। ब्यूटेन से सो ऑन आगे आइसोमर का जो प्रोसेस है वो मूव करता है। जैसे कि ब्यूटेन के देख ले तो उसमें नंबर ऑफ आइसोमर जो हैं वो 2 हैं। पेंटेन की बात कर ले तो उसमें आइसोमर की जो तादाद है वो 3 है। ऐसे मूव करते जाएंगे तो आइसोमर्स की तादाद बढ़ती जाएगी। मिलाकर एक आपकी टेक्स्ट बुक में ये बात लिखी गई है कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एटम्स की तादाद 30 होती है तो 4 बिलियन आइसोमर्स पाए जाते हैं। इसका मतलब बहुत ज्यादा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमर्स की तादाद बनाने की एबिलिटी होगी। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बढ़ने से नंबर ऑफ आइसोमर बढ़ रहे होंगे। तो आइसोमरिज्म के प्रोसेस को हम बेसिकली 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक को कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और दूसरे को नाम देते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या है? अब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म ऐसा आइसोमरिज्म की वो टाइप है जिसमें एटम्स की कनेक्टिविटी की वजह से मॉलिक्यूल का फार्मूला जो होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होगा एक दूसरे से डिफरेंट होगा। कनेक्टिविटी ऑफ कार्बन एटम्स। अब कार्बन की कनेक्टिविटी जो है वो इन तरीके से डिफरेंट हो सकती है जो मैंने कुछ लिखे हैं। जैसे स्ट्रक्चरल फार्मूला के मजीद आगे टाइप्स हैं। चेन आइसोमरिज्म की वजह से कार्बन की कनेक्टिविटी या एटम्स की कनेक्टिविटी डिफरेंट हो सकती है। पोजीशन आइसोमरिज्म की वजह से भी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म की वजह से भी, मेटामरिज्म और टॉटोमरिज्म। तो ये वो टाइप्स हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की जिसमें एटम्स की कनेक्टिविटी की वजह से आइसोमर्स बन जाते हैं। इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। तो वन बाय वन करके इन टाइप्स को भी पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म की वो टाइप है जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला वही सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा ड्यू टू द नेचर ऑफ कार्बन एटम्स। अब वो नेचर ऑफ कार्बन एटम कैसे होगी उसको इस एग्जांपल से वाज़ेह करते हैं कि सपोज ये एक मॉलिक्यूल लिख रहा हूं CH3 CH2 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 और ये CH3। अगर आप इसमें कार्बन एटम की तादाद देखें वो 5 है और कार्बन एटम सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, स्ट्रेट चेन में जुड़े हैं, तो ये होगा जी N पेंटेन, N
पेंटेन। अब इसी का आइसोमर भी बन जाता है, एन पेंटेन का आइसोमर हम इस तरह बनाते हैं CH3 CH, यहाँ पर CH3 CH2 और ये CH3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कार्बन एटम स्ट्रेट नहीं जुड़े हुए, दूसरे कार्बन एटम पर कोई ब्रांच जुड़ी हुई है जिसे हम कहते हैं आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन। आप देखें कि कार्बन एटम यहाँ पर स्ट्रेट जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कार्बन एटम में दूसरे नंबर पर एक ब्रांच जुड़ गई है। तो नेचर ऑफ एटम्स, कार्बन एटम्स की नेचर चेंज होने की वजह से आइसोमर्स भी नहीं बने, जिस वजह से हम कहते हैं कि चेन आइसोमरिज्म व्हिच अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ चेन। इसके अलावा नियोपेंटेन भी है। नियोपेंटेन की आप एग्जांपल को यहाँ पर लिख सकते हैं CH3 CH3 और ये CH3, सेंटर में कार्बन और इसके यहाँ पर CH3। तो यहाँ पर आप कार्बन एटम्स की तादाद को काउंट कर लें तो 5 ही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन कनेक्टिविटी ऑफ कार्बन्स डिफरेंट है। कनेक्टिविटी ऑफ कार्बन एटम्स, नेचर ऑफ कार्बन एटम्स के डिफरेंट होने की वजह से हम कहते हैं कि चेन आइसोमरिज्म की कैटेगरी में आ गई है। तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं नियोपेंटेन। नियोपेंटेन। अब चेन आइसोमरिज्म के बाद हम मूव करते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म की तरफ। पोजीशन आइसोमरिज्म की वो टाइप है which arises due to the different position of same functional group। इस बात को याद रखना है कि पोजीशन आइसोमरिज्म तब पैदा होगी जब हम सेम फंक्शनल ग्रुप को डिफरेंट पोजीशन पर एलोकेट कर देंगे। तो इस तरह के आइसोमरिज्म को हम नाम देंगे पोजीशनल आइसोमरिज्म। जैसे कि यहाँ पर आप इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा किया CH3 CH2 CH2 और Cl, क्लोरीन जो है वो पहले कार्बन के साथ अटैच हुआ है, 1 2 और ये 3, पहले एटम के साथ ये फंक्शन ग्रुप अटैच हुआ है। तो हम इस तरह के स्ट्रक्चर फार्मूले को नाम देते हैं जी 1 क्लोरोप्रोपेन। 1 क्लोरोप्रोपेन, पहले कार्बन के साथ क्लोराइड ग्रुप जुड़ा है तो हम कहते हैं 1 क्लोरोप्रोपेन। अब इसी मॉलिक्यूल का जो आइसोमर बन रहा है, पोजीशन आइसोमर जो बन रहा है, कि अगर ये क्लोराइड ग्रुप जो है पहले कार्बन के बजाय दूसरे कार्बन के साथ जुड़ जाए, मतलब अगर ये 1 है तो ये 2 और ये 3 दूसरे कार्बन के साथ जुड़ जाए तो ये पोजीशन आइसोमरिज्म की टाइप में चला जाएगा। अब इस मॉलिक्यूल का जो नाम होगा सब कहेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन। तो पोजीशन आइसोमरिज्म्स जो है वो एक्चुअली सेम फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंट कार्बन एटम्स पर अटैच होने का नाम है, डिफरेंट कार्बन एटम्स पर अटैच होने का, जिसे हम कहते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। फंक्शन ग्रुप वही रहेगा, सिर्फ उस फंक्शन ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होगी। फंक्शन ग्रुप के पोजीशन आइसोमरिज्म के बाद हम मूव करते हैं आइसोमरिज्म के दूसरे टाइप की तरफ, तीसरी टाइप जिसे हम कहते हैं जी फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म की वो टाइप है जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला वही रहेगा, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होगा ड्यू टू द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि आप इस एग्जांपल में भी देख रहे हैं कि ये जो फार्मूला मैंने स्ट्रक्चर फार्मूला लिखा है ये कोई है जी डाई मिथाइल ईथर। ईथर की कोई टाइप है, जिसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डाई मिथाइल ईथर, जबकि इसका ये जो आइसोमर है, जिस फंक्शन ग्रुप आइसोमर जो है ये है कोई इथाइल अल्कोहल, एथेनॉल भी आप कह सकते हैं। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है ड्यू टू द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कोई ईथर है। ईथर की पहचान आप ऐसे करते हैं ROR, दोनों साइडों पर कोई अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं इस ऑक्सीजन के, तो ये ईथर है।
जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं OH ग्रुप की वजह से ये जो मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अल्कोहलिक हो जाती है, जिस वजह से हम कहते हैं कि ये अल्कोहलिक ग्रुप है। तो फंक्शनल आइसोमरिज्म जो है वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के लगने की वजह से अराइज होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला वही रहेगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज होगा, जिसे हम कहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। चौथी टाइप की तरफ चलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की तरफ, जिसे हम कहते हैं जी मेटामरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की वो टाइप है which arises due to the unequal distribution of carbon atom around functional group। फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइडों पर कार्बन एटम्स की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को हम मेटामरिज्म का नाम देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल भी पुट की हुई है कि आप अगर गौर कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के दोनों साइडों पर, यहाँ पर कार्बन एटम की तादाद 2 है, यहाँ पर भी कार्बन एटम की तादाद 2 है, तो ये कोई ईथर है। ऑक्सीजन के दोनों साइडों पर अल्काइल ग्रुप है, जिसे हम कहते हैं कि डाई इथाइल ईथर। दोनों साइडों पर इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये है कोई डाई इथाइल ईथर। जबकि इसका जो मैंने मेटामर बनाया है वो है जी ऑक्सीजन के एक साइड पर आप देख रहे हैं कोई प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है और दूसरे साइड पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम। अगर आप यहाँ पर देखें तो इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ, इस ऑक्सीजन के इधर भी 2 कार्बन एटम है, यहाँ पर भी 2 कार्बन एटम, लेकिन यहाँ पर इसके मेटामर को देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो 3 है और यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है। तो इससे हम कहते हैं कि जी ये है मिथाइल प्रोपाइल ईथर। तो दोनों जो है ये एक दूसरे के मेटामर हैं, दोनों की स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। मेटामरिज्म के प्रोसेस को दिखाने के लिए दोनों के स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। इसके अलावा मेटामरिज्म जो है वो एक और फंक्शन को दिखा सकता है, जिसे हम कहते हैं कीटोन। एल्डिहाइड जो है वो मेटामरिज्म के प्रोसेस को नहीं शो कर पाते। यहाँ पर आप देख रहे हैं दूसरे एग्जांपल में कि कीटोनिक ग्रुप है ये। अब कीटोनिक ग्रुप के एक साइड पर कार्बन एटम की तादाद इक्वल है, जैसे कि नीचे आप देख रहे हैं इधर भी 2 कार्बन एटम है, इधर भी 2 कार्बन एटम है, इथाइल ग्रुप है, जिसे हम कहते हैं 1 2 3 4 5। ये जो स्ट्रक्चर होगी इसे हम नाम देंगे, जो फार्मूला होगा इसे हम नाम देते हैं जी 3 पेंटानोन। 3 पेंटानोन। लेकिन जब आप इसका मेटामर बनाएंगे तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कार्बन एटम की है। यहाँ पर इस कीटोनिक ग्रुप के इस साइड पर कार्बन एटम की तादाद 3 है, जबकि इस साइड पर कार्बन एटम की तादाद 1 है। तो ये जो जब हम इसका नाम लिखते हैं, आयोगिक नाम देते हैं 1 2 3 4 और 5, तो ये जो मॉलिक्यूल बनेगा इसका जो नाम होगा आयोगिक, इसे कहेंगे 2 पेंटानोन। तो 3 पेंटानोन और 2 पेंटानोन जो है वो एक दूसरे के मेटामर्स हैं। वो किस वजह से एक दूसरे से डिफरेंट हुए? ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम। इसे हम कहते हैं कि मेटामरिज्म का ये जो प्रोसेस शो कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की टाइप पर जाते हैं, जिसे हम कहते हैं टॉटोमरिज्म। टॉटोमरिज्म क्या है? टॉटोमरिज्म में ऐसा प्रोसेस है which arises due to the shifting of proton within a molecule। एक ही मॉलिक्यूल में प्रोटॉन की शिफ्टिंग को हम नाम देते हैं टॉटोमरिज्म। जैसे कि मैंने 2 एग्जांपल आपके सामने लिखी हैं, जैसे कि ये कोई कीटोन है, कीटोन टॉटोमरिज्म का प्रोसेस शो कर सकता है कि प्रोटॉन की यहाँ पर शिफ्टिंग की वजह से, इस हिस्से में आप प्रोटॉन की शिफ्टिंग को देखते हैं कि प्रोटॉन अगर यहाँ से इस कार्बन से प्रोटॉन शिफ्ट होकर ऑक्सीजन की तरफ जाता है तो ये स्ट्रक्चर बनेगी। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला वही रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो गया ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन विद इन अ मॉलिक्यूल। ये एक पूरा मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में प्रोटॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है, तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज हो गया। जैसे कि ये कोई
प्रोपेन है, प्रोपानोन है, और यहाँ पर आप चले जाएं तो इसे हम कहते हैं जनरल नाम देते हैं इनओल, इन डबल बॉन्ड की वजह से और ओल जो है वो अल्कोहलिक ग्रुप की वजह से। तो ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के टॉपोमर हैं, किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन शिफ्ट हुआ है। ओके, टॉटोमरिज्म की दूसरी टाइप पर आ जाए तो जो अमाइनो एसिड्स हैं, अब वो कोई टॉटोमरिज्म का प्रोसेस शो करते हैं। जैसे कि मैंने एक जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है अमाइनो एसिड का। अगर यहाँ पर देखें तो ये कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और यहाँ पर अमाइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अमाइनो ग्रुप जो है वो बेसिक नेचर रखने की वजह से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। तो यहाँ से प्रोटॉन जो है वो शिफ्ट होकर अगर यहाँ पर अमाइनो ग्रुप के पास आता है तो NH2 से वो क्या हो जाएगा NH3। इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ड्यू टू द एक्सेप्टिंग ऑफ प्रोटॉन, लोन पेयर के यूज होने की वजह से। और यहाँ पर प्रोटॉन जो था कार्बोक्सिलिक ग्रुप से प्रोटॉन जो है वो मूव करके यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन मूव करने की वजह से यहाँ पर कार्बोक्सिलिक आयन बना है। तो आप देख रहे हैं कि प्रोटॉन जो है वो शिफ्ट हुआ है। प्रोटॉन के शिफ्ट होने की वजह से जो आइसोमरिज्म अराइज हो रही है उसे हम नाम देते हैं जी टॉटोमरिज्म का। तो टॉटोमरिज्म जो है अराइजेस ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन विद इन अ मॉलिक्यूल। एल्डिहाइड जो है वो टॉटोमरिज्म का प्रोसेस नहीं दिखाते, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में भी जो एल्डिहाइड जो है वो टॉटोमरिज्म का प्रोसेस नहीं दिखाते हैं। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की तरफ। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एक्चुअली ये आइसोमरिज्म की वो टाइप है जिसमें किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से डिफरेंट होंगे ड्यू टू द पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स इन स्पेस। तो ज्योमेट्रिकल ग्रुप्स को ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को इस तरह लिखते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला वही रहेंगे, लेकिन वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। जैसे कि ये मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं। इसमें अगर आप गौर करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। हुआ क्या है, दोनों का स्ट्रक्चरल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन एटम्स की जो पोजीशन इन स्पेस है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इस तरह के आइसोमरिज्म को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को हम दो हिस्सों में क्लासिफाई कर लेते हैं, एक को कहते हैं सिस और दूसरे को नाम देते हैं जी ट्रांस आइसोमर। सिस और ट्रांस में क्या फर्क है? सिस और ट्रांस डबल बॉन्ड के एक साइड पर अगर सेम ग्रुप्स पाए जाएंगे, सेम ग्रुप्स या सेम एटम पाए जाएंगे तो वो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा सो कहेंगे सिस। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कार्बन एटम के दरमियान जो डबल बॉन्ड है उसकी एक साइड पर दोनों एक जैसे एटम है, हाइड्रोजन पाए जा रहे हैं, और इधर भी आप देख रहे हैं कि एक साइड पर एक जैसे ग्रुप्स हैं, तो ये कहलाएगा सिस। अगर इसका पूरा नाम लिखें तो ये सिस ब्यूटेन होगा, सिस ब्यूटेन। अगर इसका आप नाम वैसे लिखें तो कहते हैं जी 2-ब्यूटीन। नहीं, 2-ब्यूटीन जो होगी वो सिस ब्यूटीन है, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों साइडों पर एक जैसे ग्रुप्स मौजूद हैं। जबकि यहाँ पर आप बात कर लें तो डबल बॉन्ड के इस साइड पर एक जैसे एटम मौजूद नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और इधर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इधर भी आप मूव कर लें मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड के एक साइड पर आइडेंटिकल ग्रुप्स मौजूद नहीं हैं। इस वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की जो टाइप होगी इसे कहेंगे ट्रांस ब्यूटेन, ट्रांस ब्यूटेन, जिसे हम 2-ब्यूटीन ही कहते हैं, क्योंकि दोनों ब्यूटीन ही की
ही टाइप है, लेकिन ये ट्रांस है और ये क्या होगी, सिस होगी। इसके अलावा बाज़ हमारे पास सिचुएशन ऐसे भी आ जाती है कि डबल बॉन्ड जो होगा, अगर यहाँ पर सपोज मैं हाइड्रोजन यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ऐड करता हूँ, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन लगा देता हूँ, तो हमारे पास ये जो मैं सिस और ट्रांस का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बना रहा हूँ, इसे वाज़ेह कर लेते हैं कि यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर क्लोरीन। आप दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को गौर से देखें, यहाँ पर फर्क नजर आ रहा है कि डबल बॉन्ड जो कार्बन एटम्स के दरमियान है, इसके साथ जुड़े हुए चारों एटम्स डिफरेंट हैं, कोई भी सेम नहीं है। यहाँ पर तो था ना कि एक कार्बन के साथ कार्बन एटम के साथ में जो डबल बॉन्ड मौजूद है, तो उसके दोनों साइड पर आइडेंटिकल ग्रुप्स लगे हुए थे, जिसको पहचानना हमारे लिए इजी हो जाता था। लेकिन यहाँ पर कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है, तो उसके साथ चारों ग्रुप्स जो हैं, उसके जो लगे हुए ग्रुप्स, चारों ग्रुप एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इस तरह हम इस तरह के मॉलिक्यूल को कैसे नाम दे पाएंगे, तो हम इसे भी सिस और ट्रांस से नाम दे सकते हैं, या कॉमनली इसके लिए जी और ई नोटेशन से भी इसको नाम देते हैं। इधर अगर मूव करें तो ये कोई सिस अल्कीन होगी, जैसे सिस अल्कीन मैंने क्यों कहा कि ये सिस मॉलिक्यूल होगा और ये ट्रांस होगा, उसकी वजह ये है कि डबल बॉन्ड के आप देखें कि एक साइड पर हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स मौजूद हैं, बड़े एटॉमिक मासेस वाले ग्रुप्स मौजूद हैं, तो ये सिस अल्कीन होगी। जबकि यहाँ पर चले जाएं तो ब्रोमीन के साथ यहाँ पर जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप नहीं है, एटॉमिक मास कम है, तो ये ट्रांस होगा। तो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड के साथ अगर जो चारों ग्रुप्स डिफरेंट जुड़े हुए हैं, उनको सिस और ट्रांस नाम देने से हम कैसे कर सकते हैं, हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स को देखेंगे जिनके एटॉमिक मास ज्यादा होगा। सिस के अलावा आप इससे जी आइसोमर का भी कह सकते हैं, ज्योमेट्रिकल ये जी होगा और ये क्या होगा जी, ई होगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में पहचान अगर करनी है तो हमें जरूरत क्या है, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर पाएंगे। कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड का होना जरूरी है, मतलब अल्कीन जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाएंगे, अल्काइन में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। वजह यह है कि ट्रिपल बॉन्ड जब कार्बन एटम्स के दरमियान होगा तो एक साइड पर सिर्फ एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा या कोई और ग्रुप जुड़ सकता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड का होना जरूरी है। थैंक यू।